भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव में केशव अपनी बीवी रिया और 10 वर्षीय बेटी रिंकी के साथ रहा करता था। क्योंकि केशव बहुत गरीब था, इसलिए वो फैक्ट्री में काम किया करता था और उसी से अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन, भाइयों कल तो दिवाली है, इस साल जरूर मालिक हमें कोई अच्छा गिफ्ट देंगे और बोनस भी। याद है ना, तुम्हें पिछली बार मालिक ने सैलरी का आधा हिस्सा बोनस के रूप में दिया था। हाँ भैया, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। उसी बोनस की बदौलत पिछले साल हमारी छठ पूजा बहुत अच्छी मन गई थी। भगवान करे बस इस बार भी मालिक कोई अच्छा बोनस दे ताकि मेरी इस साल की छठ भी अच्छे से जा सके। फैक्ट्री में सभी मजदूर दिवाली के बोनस की बातें कर रहे थे, पर ये क्या, इस बार उन सभी के मालिक ने केवल सभी मजदूरों को एक मिठाई का डब्बा देकर विदा कर दिया। ये देखकर सभी मजदूर को बहुत बुरा लगा, और लगता भी क्यों ना, आखिर दिवाली साल का जो त्योहार है, इसमें सभी मजदूरों को कितनी उम्मीदें होती है। खैर, सभी मजदूरों में से सबसे ज्यादा दुखी था केशव। मालिक ने तो इस बार बोनस के रूप में 1000 रुपए भी नहीं दिए। ये तो सिर्फ एक सोन पापड़ी का डब्बा है। हाँ केशव भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी ये बात जरा भी हजम नहीं हो रही। मेरा भी इस बार पहला छठ पर्व है और मैं भी तुम्हारी ही तरह बोनस के आस पर ही टिका था, पर लगता है मेरा पहला छठ पूजा ही कहीं अधूरा न रह जाए। इस तरह से फैक्ट्री के सभी मजदूर निराश होकर घर जाते हैं। केशव जब सोन पापड़ी का डब्बा लेकर घर जाता है तो ये सब कुछ देखकर रिया को कुछ समझ नहीं आता। केशव जी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम छठ मना सके, और इस साल आपको बोनस भी नहीं मिला। अब हमारी छठ कैसे मनेगी? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छठ अधूरी रह जाए और छठी मैया हमसे नाराज हो जाए। रिया, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम जानती हो ना कि मेरे मालिक कितने अच्छे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अपने मालिक से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा और हर महीने सैलरी में से कटवा लूंगा। केशव रास्ता तो निकाल लेता है, पर दिवाली खत्म होने के बाद जब केशव फैक्ट्री जाता है तो वो देखता है कि फैक्ट्री की नीलामी हो रही है। ये देखकर केशव समेत वहाँ की सभी मजदूरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद फैक्ट्री का मालिक सभी के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहता है, माफ करना मेरे भाइयों, मैंने आप में से किसी को नहीं बताया कि मेरी फैक्ट्री मेरे बड़े भाई ने खरीदी है और अब वो इस फैक्ट्री में मशीन और कुछ पढ़े लिखे लोग रखने वाले हैं। दिवाली के इस अवसर पर मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप सब मेरे भाई से बात करें या तो फिर कहीं और नौकरी ढूंढ लें। अपने मालिक की ऐसी बातें सुनकर मजदूरों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि उनमें से एक में मजदूर ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा था, जिस वजह से सभी बेरोजगार हो चुके थे। अब सभी लोग नई नौकरी के तलाश में थे और उनमें से एक था केशव। रात को जब केशव घर जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है तो रिया केशव से कहती है, केशव जी, 3 दिन बाद छठ है और अब आपके मालिक ने आप सभी को फैक्ट्री से निकाल दिया। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारी छठ कैसे पूरी होगी? अब केशव और रिया के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो चुका था। अपनी समस्या से लड़ने के लिए केशव नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता है, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर एक सेठ पर पड़ती है जो एक औरत से विनती कर रहा होता है, बहन, मैं हर साल अपनी छठ खुद करता हूँ, पर इस साल मेरी अपनी संतान खत्म हो गई है, जिस वजह से मैं ये छठ नहीं कर सकता। मेरी आपसे विनती है कि मेरे बदले का छठ आप कर दो। अगर मैंने इस साल छठ नहीं करी तो मेरी छठ छूट जाएगी। माफ करना भाई साहब, मैं छठ कर लेती आपके बदले, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि छठ का व्रत करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ये त्योहार कोई छोटा मोटा या फिर आसान नहीं होता कि कोई भी भूखा प्यासा ये कर ले। और वैसे भी मुझसे भूखे प्यासे घाट में खड़े होना, और वो भी सुबह सुबह, मेरे बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। बेचारा सेठ उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है। तभी केशव उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, आप बड़े ही उदास लग रहे हैं। मैंने भी आपकी सारी बातें सुनी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ भाई बोलो, क्या बात करनी है? क्या पता तुमसे बात करने के बाद मुझे मेरी समस्या का हल मिल जाए। सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बीवी भी हर साल छठ पर्व करती है, पर इस साल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये छठ का पर्व कर सकें, और हम भी नहीं चाहते कि हमारा छठ अधूरा रह जाए।
अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपके बदले का छठ मैं कर दूंगा। इससे आपकी समस्या का भी हल निकल जाएगा और मेरी समस्या का भी। सेठ को केशव की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि सेठ ने छठ मैया से मन्नत मांगी थी कि उसकी बीवी सही सलामत ठीक होकर घर आ जाएगी, तो वो इस साल छठ में लोगों से चंदा इकट्ठा करके छठ मनाएगा। इसलिए अब सेठ घर घर जाकर छठ के लिए लोगों से चंदा मांगता है और सारे पैसे और पूजा का सामान केशव को देता है। केशव भाई, मैं छठ का सामान और ये पैसे लेकर आया था। इन पैसों से तुम अपने छठ का सामान ले आना और ये मेरे छठ का सामान है। इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। पर ये सब देखकर रिया केशव से बोलती है, केशव जी, आप जानते हैं ना कि छठ का उपवास रखना कितना कठिन काम है, फिर भी आपने उस सेठ के लिए छठ का उपवास रखा और उस सेठ का छठ पूजन आप पूरा कर रहे हैं। रिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ तो छठी मैया मुझसे स्वयं करवा रही हैं। तभी तो उन्होंने मेरी मुलाकात सेठ से करवाई। और तुम फिक्र मत करो, मैं ये व्रत रख लूंगा। इतना बोलकर केशव सारी बात रिया को बताता है और रिया केशव की बात मान जाती है। इस तरह से सेठ का छठ भी विधि विधान के साथ पूरा हो जाता है और केशव के छठ में भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। छठ का त्योहार खत्म होने के बाद सेठ उसे अपने पास नौकरी पर रख लेता है। सेठ के पास नौकरी करने से केशव की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, साथ ही उसकी गरीबी भी थोड़ी कम हो जाती है। एक छोटे से गांव में नीतू अपनी सास रीना के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक रात नीतू अपनी सास रीना से बोलती है, माँ जी, ये बच्चा चुराने का सुझाव मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। आपको नहीं लगता कि हम गलत करने जा रहे हैं? बहू, कुछ गलत नहीं कर रहे। तू तो जानती है ना हम सब किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर। सुबह होने से पहले हमें एक बच्चा चोरी करना है। इस तरह से रीना अपनी बहू के साथ गांव के एक घर में जाती है, जहां एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सो रही होती है। फिर क्या था, उस औरत को गहरी नींद में सोता देख नीतू और रीना मौके का फायदा उठाती हैं और उस बच्चे की चोरी कर लेती हैं। अगली सुबह जब वो औरत उठती है तो अपने बगल में अपना बच्चा ना देखकर रोती हुई बोलती है, मेरा बच्चा कहाँ गया? रात को तो मैं अपने बच्चे के साथ ही सोई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी उसे सैर पर ले गई हो? लेकिन अगर माँ जी उसे सैर पर ले जाती तो मुझे जरूर बताती। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने मुझे सोता हुआ देख मुझे उठाना जरूरी ना समझा। मैं भी खामखा परेशान हो रही थी। खैर, मम्मी जी आती होंगी, मैं उनसे पूछ लूंगी। इस तरह से वो औरत अपने दिल को तसल्ली देती है। पर कुछ देर बाद जब उसकी सासू माँ आती है तो वो अपनी सास से अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी सास उससे बोलती है, बहू, ये तो क्या बोल रही है? मुन्ना घर में नहीं है, पर मैं तो मुन्ने को अपने साथ लेकर कहीं नहीं गई। और तू तो रात में बच्चे के साथ ही सो रही थी ना? मैं तो बाहर थी, फिर भला मैं बच्चे को अपने साथ कैसे लेकर जाऊंगी? अब क्या था, अब जैसे ही उस औरत को ये पता चलता है कि उसका बच्चा चोरी हो गया है, वो बिलक बिलक कर रोने लगती है और गाँव में सरपंच के पास जाती है। लेकिन फिर भी उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात उसी गांव में एक बच्चा फिर चोरी हो जाता है। मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी कुछ दिन पहले कुसुम बहन का बच्चा चोरी हुआ था और अब मेरा। कौन है इस गांव में जो बच्चा चोरी कर रहा है? इस तरह से वो औरत रोने लगती है और गांव के हर घर में जाकर अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करती है। अम्मा, क्या आपने मेरा बच्चा देखा? अरे बेटा, मैं तेरा बच्चा कहाँ से देखूंगी? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ जो घर घर जाकर मैं बच्चे को खिलाऊं। माँ जी, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले कुसुम बहन का बच्चा चोरी हुआ था और अब मेरा हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे गाँव में? इस तरह से वो औरत भी सरपंच के पास जाती है और अपने बच्चे चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाती है। इस तरह से गांव में बच्चे चोरी होने का सिलसिला बढ़ने लगता है।
बच्चे की चोरी इतनी ज्यादा होने लगती है कि दिन में भी बच्चे गायब हो जाते हैं। बच्चे की ऐसी चोरी से गांव के लोग अब अपने बच्चों को रात में तो क्या दिन में भी बाहर नहीं निकलने देते। और एक दिन जब हरिया की बेटी गायब होती है तो हरिया सरपंच और सभी गांव वालों से बोलता है। सरपंच जी, 1 महीने होने को आ गए। 1 महीने से लगातार बच्चों की चोरी हो रही है। गांव से 30 बच्चे गायब हो चुके हैं, पर अब तक आप कुछ नहीं कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे चोर के साथ मिले हुए हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो याद रखना, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हरिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये घिनौना इल्जाम मुझ पर लगाओगे। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि हम सब आपके ऊपर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर आप पता कीजिए ना कि आखिर कौन है इस गांव में जो बच्चे की चोरी कर रहा है। अब सरपंच को भी कुछ समझ नहीं आता और सरपंच हरिया को अपनी हवेली में बुलाकर उसके साथ एक प्लान बनाता है। अब रात होते ही रीना और नीतू बच्चे की चोरी करने के लिए निकल जाती हैं और दोनों सास बहू देखती है कि एक बूढ़ी औरत अपने पोते को लिए घर के बाहर सो रही है। जैसा ही दोनों सास बहू की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, वो दोनों बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब वो दोनों सास बहू बच्चे की चोरी करने लगते हैं तो वो दोनों देखती हैं कि वो बच्चा नहीं, असल में एक गुड्डा था। ये देख नीतू अपनी सास से बोलती है। माँ जी, ये तो एक गुड्डा निकला। अगर हमने कल सुबह तक सरकार को बच्चा नहीं दिया तो कहीं वो। बहू, मुझे लगता है हो ना हो ये गांव वालों की ही चाल है। रीना बोली रही होती है कि सरपंच समेत सभी गांव वाले रीना और नीतू को घेर लेते हैं और उन दोनों सास बहू से बोलते हैं। ओह, तो तुम दोनों हो सास बहू जो बच्चों की चोरी कर रही हो? तुम सास बहू को शर्म नहीं आती बच्चों की चोरी करती हुई? अरे इन्हें शर्म आएगी, इन दोनों की कोई औलाद थोड़ी ना है। अगर इस नीतू की अपनी कोई संतान होती तब इसे अपने बच्चे से बिछड़ने की पीड़ा का पता चलता। बच्चा खोने का दुख क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस गांव में। आज आप लोग अपने बच्चे से दूर होने की पीड़ा सह रहे हैं, वो पीड़ा मैं पिछले 1 महीने से सहती आ रही हूँ। बहू, ये तू क्या कह रही है? चुप हो जा। तू जानती है ना, अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी, और आज मुझे इन गांव वालों को सच बता देने दो। मैं और मेरी सास अपना गांव छोड़कर इस गांव में इसलिए आए हैं ताकि हम इस गांव में आकर बच्चा चोरी कर सके, और हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया बल्कि मजबूरी में किया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं अपनी सास के साथ हॉस्पिटल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और उन्होंने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। जब मैंने उनसे अपना बच्चा मांगा तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर मैं उन्हें 40 बच्चे लाकर दूंगी तो ही वो मेरे बच्चे की जान बख्शेंगे। इसीलिए मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये घिनौना काम किया, और मैं सच बता रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मैं 40 बच्चे चोरी कर लूंगी उस दिन मैं अपने बच्चे के साथ उन बाकी बच्चों को भी बचा लूंगी, क्योंकि मैं उस बच्चा चोर के अड्डे तक जाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मुझे और मेरी सास को रंगे हाथ पकड़ लिया। गलती तो तुमने की है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। मैं गांव का सरपंच हूँ। अगर तुमने मुझे सच बता दिया होता तो आज तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास होता। खैर, तुम मुझे उन चोरों के बारे में बताओ ताकि मैं उन चोरों को सजा दिलवा सकूं। अब नीतू और रीना उन बच्चे चोर गैंग के बारे में सरपंच को बता देते हैं और सरपंच पुलिस वालों के साथ बच्चा चोर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस देखती है कि गुंडों ने काफी बच्चों की चोरी कर रखी है। अब क्या था, पुलिस उन चोरों को हवालत में ले जाती है क्योंकि रीना और नीतू ने भी अपराध किया था, इसलिए उन्हें भी 2 साल की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन इन 2 सालों में नीतू के बच्चे की देख रेख करने की सारी जिम्मेदारी सरपंच अपने सर ले लेता है। दीपा अपनी सास शीला, पति प्रदीप और छोटी बेटी नीलम के साथ रहा करती थी। दीपा और उसका परिवार बहुत गरीब था। यदि एक दिन प्रदीप मजदूरी नहीं करता तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता। ऐसे ही एक दिन प्रदीप बुखार से तपता हुआ घर आता है और दीपा से बोलता है, दीपा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब दीपा प्रदीप का सर छूकर देखती है और प्रदीप से बोलती है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन घर में आराम कर लीजिए, पर आप है जो मेरी सुनते ही नहीं है। बहू, प्रदीप की तबीयत पहले से ही इतनी खराब है और तू उसे ठंडी पट्टी करने के बजाय सुना रही है। माँ जी,
आप ही बताइए मैं क्या करूं। मुझे इनकी फिक्र है, तभी तो मैं इन्हें बोल रही हूँ, पर ये है जो मेरी सुनते ही नहीं है। इस तरह से रोती बिलखती दीपा पड़ोसन से बर्फ मांग कर लाती है और प्रदीप की ठंडी पट्टी करती है। लेकिन पूरी रात बीत जाती है पर प्रदीप का बुखार कम नहीं होता और अगली सुबह होते ही दीपा प्रदीप को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद डॉक्टर दीपा से बोलते हैं, आपके पति का बुखार सर पर चढ़ चुका है, नस में खून जाम हो चुका है। अगर आप इन्हें जल्दी से किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं लेकर गई तो आप अपने पति को खो देंगी। डॉक्टर के बात सुनकर दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपा और उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रदीप का इलाज करवा सके और इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में प्रदीप दुनिया से चल बसता है। प्रदीप के जाने के बाद दीपा और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है और एक दिन दीपा भूख से तड़पती अपनी बच्ची को देख अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ। मैं अब आपको और अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। इसीलिए मैंने सोच लिया है, हमारे पास जो छोटी सी जमीन रखी है, मैं उस जमीन पर इस साल भुट्टे की खेती करूंगी। पर बहू, खेती करने के लिए तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ जी, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और भुट्टे की खेती होने के बाद उन्हीं भुट्टों को सेठ के हाथों बेच दूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। अब इस तरह से शीला सेठ से कुछ पैसे धार लेकर भुट्टे की खेती करती है और उसकी भुट्टे की खेती बहुत अच्छी होती है। इस तरह से अब हर साल दीपा भुट्टे की खेती करके अपने घर को चलाने लगती है। लेकिन दीपा की खुशियाँ देख सेठ से बर्दाश्त नहीं होता और जब इस बार दीपा भुट्टे लेकर सेठ के पास बेचने जाती है तो सेठ दीपा से बोलता है, माफ करना दीपा, पर इस साल मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता क्योंकि इस बार बहुत ही कम दामों पर मुझे दूसरा ग्राहक मिल गया है। पर सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि इस बार मैं हर साल से ज्यादा भुट्टे की खेती करूंगी तो आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे, और इसीलिए मैंने इस बार केवल भुट्टे की ही खेती की ताकि मेरा और आपका दोनों का ज्यादा मुनाफा हो, और आप मना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कम दामों पर तुमसे भी अच्छे भुट्टे किसी और से ले लिए हैं। इस तरह से सेठ दीपा से उसके भुट्टे नहीं लेता और बेचारी दीपा रोती हुई अपने भुट्टे लेकर घर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में वो एक छोटे से भूखे बच्चे को देखती है जो दीपा के हाथ में भुट्टे का कट्टा देख उससे बोलता है, आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप मुझे अपने भुट्टे दे सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, तुम जितने चाहो उतने भुट्टे ले सकते हो, पर तुम इन भुट्टों को खाओगे कैसे? तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ या कोई बड़ा है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर दीपा को उस बच्चे पर दया आती है और वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी की तरह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीपा की ममता देखकर वो बच्चा एक देवी में प्रकट हो जाता है और देवी दीपा से बोलती है, दीपा, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ जो किसी को भूखे नहीं सोने देती, और आज तुमने मेरी भूख शांत करी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मशीन दे रही हूँ। ये भुट्टे की जादुई मशीन है। अब तुम इस मशीन में जितने भुट्टे डालोगी वो सारे भुट्टे सोने के हो जाएंगे। इस तरह से माँ अन्नपूर्णा दीपा को भुट्टे की मशीन देकर गायब हो जाती है, जिसके बाद दीपा उस जादुई भुट्टे की मशीन में एक भुट्टा डालती है और वो देखती है कि वो भुट्टा सच में सोने का बन चुका है। अब क्या था, अब दीपा जादुई भुट्टे की मशीन से कुछ भुट्टों को सोने का बना लेती है और उन्हें बेचकर उनसे मिले पैसों से सबसे पहले अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करती है और देखते ही देखते पहजल दीपा एक छोटे घर से बड़ा घर बना लेती है और अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। अब दीपा के पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जो सेठ के पास भी नहीं थी। दीपा की सफलता देख सेठ खुद से बोलता है, गरीब विधवा दीपा जो मेरी बदौलत अपना घर चला पा रही थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? आज उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो मेरे पास भी नहीं है। इतना सोचकर सेठ दीपा के घर जाता है और दीपा के ऊपर नजर रखने लगता है। इस बात से अनजान दीपा जादुई भुट्टे की मशीन में भुट्टे डालने लगती है और वो सारे साधारण भुट्टे सोने के भुट्टे में तब्दील हो जाते हैं। ये देख सेठ खुद से बोलता है, तो ये है वो जादुई भुट्टे की मशीन जिसके जरिए ये गरीब दीपा आज करोड़पति बनी है। पर कोई बात नहीं,
सेठ, अब ये मशीन तेरी होगी और तू अमीर से अरबपति बन जाएगा। इस तरह से सेठ ख्याली पुलाव पकाने लगता है और खुली आंखों से सपना देखता है कि जादुई भुट्टे की मशीन उसके पास है और वो उस मशीन में जो कुछ डाल रहा है वो सब कुछ सोने का बनकर निकल रहा है। ये सपना देखकर अब सेठ रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही वो दीपा के घर से जादुई भुट्टे की मशीन को चुरा लाता है। अगली सुबह जब शीला देखती है कि उनकी जादुई भुट्टे की मशीन गायब है तो शीला दीपा से बोलती है, बहू, माँ अन्नपूर्णा ने जो हमें जादुई भुट्टे की मशीन दी थी वो गायब हो चुकी है। बहू, अगर वो मशीन किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो ना जाने वो मशीन का क्या उपयोग करेगा। माँ जी, वो जादुई भुट्टे की मशीन हमें माता अन्नपूर्णा ने दी थी, इसीलिए कोई भी दुष्ट व्यक्ति उस मशीन का उपयोग नहीं कर सकता। अगर वो मशीन किसी गलत शख्स के हाथों में होगी तो बहुत जल्द हमें हमारी मशीन मिल जाएगी। इस तरह से दीपा बेफिक्र हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर सेठ जादुई भुट्टे की मशीन में कभी भुट्टा तो कभी चावल और कभी गेहूं डालता है, ये सोच कर कि उस मशीन में डाला हुआ हर चीज सोने का बनकर निकलेगा। लेकिन उस मशीन में जो कुछ जाता वो बाहर ही नहीं आता। ये देख सेठ खुद से बोलता है, अरे ये क्या, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। जब वो गरीब दीपा इसमें भुट्टे डाल रही थी तो वो भुट्टे सोने के बनकर निकल रहे थे, फिर मेरा डाला हुआ कोई सामान सोना बनकर क्यों नहीं निकल रहा। ये सोचकर सेठ मशीन को पटकने लगता है और मशीन फुटबॉल की तरह हवा में उड़कर सेठ को पीटने लगती है। और जब सेठ को काफी चोट लग जाती है तो मशीन अपने आप दीपा के पास पहुंच जाती है। ये देखकर शीला को दीपा के बात पर विश्वास हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर सेठ को अपनी गलती का एहसास और खुद से बोलता है, जान छोटी उस मशीन से, अच्छा हुआ जो वो मशीन अपने आप यहाँ से गायब हो गई, वरना मैं खुद उस मशीन को दीपा के घर छोड़कर आता। इस तरह से सेठ फिर कभी लालच नहीं करता। तो वहीं दूसरी ओर दीपा अपनी सास और बेटी के साथ मिलकर जादुई भुट्टे की मशीन के जरिए गरीब लोगों की मदद करती हैं।